जय हिंद क्लास। आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है भैया, जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चों को ये इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पीछे वाली क्लास में लापरवाही की है। जिन्होंने पीछे वाली क्लास में लापरवाही नहीं की है उनको ये सिलेबस पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत शिद्दत से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, जब तक आप मैथ पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे तब तक ये सिलेबस आपको मिलेगा। जब तक पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूँ, मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो। समझ में आ रहा है ना। कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, हर जगह ये काम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना मेरे भाई, क्योंकि जीवन में ये नहीं समझ में आया तो दुख आएगा। जो भी टास्क दे दे खैर तो आप कंप्लीट करके तो आ ही रहे हैं। ठीक है ना। आज अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ये पहले चर्चा करते हैं। अलजेब्रा का आज सबसे पहला टॉपिक होगा मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, क्वाड्रिनॉमियल और पॉलिनॉमियल। ठीक है ना। हालांकि मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल के बाद ही पॉलिनॉमियल आ जाता है। ठीक है ना। क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर ही था पॉलिनोमियल, क्लास टेंथ में भी है अभी ये चैप्टर पॉलिनोमियल। इसी अलजेब्रा का नाम मॉडिफाई करके पॉलिनोमियल रख दिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, पॉलिनोमियल हो ही जाएगा। इसके बाद मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ कि कौन सा मोनोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे? एक लाइन में जान लो, कॉफिशिएंट का मतलब होता है पड़ोसी। कौन होता है? पड़ोसी। एक लाइन में कॉफिशिएंट का मतलब बस इतना, कॉफिशिएंट बराबर पड़ोसी। पड़ोसी इधर भी बैठ सकता है और पड़ोसी इधर भी बैठ सकता है, लेकिन पड़ोसी कभी नीचे और ऊपर नहीं बैठता। इस बात का आप ध्यान रखें। ऊपर नीचे किराएदार रहता है, पड़ोसी नहीं रहता। पड़ोसी हमेशा दाहिने और बाएं रहते हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया ना। तो कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है मेरे भाई? पड़ोसी। एक लाइन में कॉफिशिएंट बराबर पड़ोसी। समझ में आ गया ना। बहुत बढ़िया। अब कॉफिशिएंट कई टाइप के होते हैं। एक न्यूमेरिक वैल्यू वाला कॉफिशिएंट होता है, समझ में। एक अल्जेब्रिक वाला कॉफिशिएंट होता है, मतलब अल्फाबेट वाला कॉफिशिएंट होता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें एक्सपोनेंट पावर का बहुत तगड़ा काम लगने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद जो पढ़ेंगे वो बताएंगे, अभी जो है क्या जरूरत है। उसके बाद लाइक एंड अनलाइक पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग समझते हैं। हालांकि बस इतना जान लीजिए, आप मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल में हम कुछ कुछ चीजें लिख देते हैं। ठीक है ना। मोनोनॉमियल एम लिख देते हैं। पहले मोनोनॉमियल, दूसरा है बाइनॉमियल, और तीसरा है ट्राइनॉमियल, चौथा है क्वाड्रिनॉमियल, और पांचवा है पॉलिनॉमियल। इसके आगे आप देख लीजिए, नॉमियल ओमियल लगाते रहिएगा। पीडीएफ आपके पास चली जाएगी, पेज लग जाएगा लास्ट में, उसमें आप देख लीजिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, आप वहां से बढ़िया इसकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाई गई है। ठीक है ना। एक टर्म याद, मतलब एक वर्ड याद रखिए, इसका नाम होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझना। टर्म का मतलब होता है हमेशा ये प्लस और माइनस इन्हीं दोनों से बढ़ता है। मतलब अगर टर्म को बढ़ाया जाएगा तो बीच में प्लस या माइनस लगाया जाएगा। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा हुआ है तो वहां टर्म नहीं होगा, वहां एक नंबर ही होगा। समझ में आया? जैसे हमने लिखा 6, कितने टर्म है इसमें? एक। कितने हैं? इतने। हमने लिखा 7x, कितने टर्म है इसमें? हाँ हाँ, एक। हमने आपसे बताया ना, जब तक प्लस या माइनस ना आए, यहां तो मल्टीप्लाई लगा हुआ है, जब तक प्लस या माइनस ना आए तब तक टर्म चेंज नहीं होगा। समझ में आया ना। जैसे हमने लिखा -6ab, तो ये क्या है? पूरा एक टर्म है। नहीं समझ में आ रहा है? हमने लिखा 5/2xy²z। अभी इसको लेके ज्यादा परेशान मत होइएगा, बस जान लीजिए XY²Z मान लीजिए एक नाम है ये। समझ में आ गया? ये पूरा कितना टर्म है ये? एक टर्म। नहीं तो अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी यहाँ माइनस लगा हुआ है, आप तो बोले थे प्लस और माइनस आ जाएगा तो वो एक टर्म हो जाएगा, अलग टर्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले भी तो कोई होना चाहिए, या उसके बाद भी तो कोई होना चाहिए। जैसे हमने कहा x + 7y, अब यहां प्लस लगा ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या?
यहाँ कितने लोग बैठे, एक ये बैठा, दूसरा ये बैठा, तो ये कितने टर्म हो गए मेरे भाई, दो टर्म। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हमने लिखा x-3y प्लस में 7z, अब यहाँ कितने टर्म हो गए, तीन टर्म, क्योंकि क्या आया है बीच में, प्लस और माइनस। लेकिन हमने लिखा -xyz, तो ये कितना टर्म है, एक टर्म है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हमने बताया जब तक प्लस और माइनस बीच में किसी के नहीं लगेगा ना, जैसे हमने कहा कि मोहन उससे तीन ज्यादा है, तो पता होना चाहिए ना मोहन कितना, तभी तो उससे तीन ज्यादा बताएंगे। हमने कहा बाहुबली कटप्पा से तीन गुना है, बाहुबली कटप्पा से तीन गुना कम है, तो बाहुबली पहले पता होना चाहिए कटप्पा कितना, तभी तो बताएंगे बाहुबली उससे तीन गुना कम है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? टर्म का मतलब समझ में आया? टर्म का मतलब होता है कि जब तक प्लस या माइनस ना लगे तब तक वो टर्म अलग अलग नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में टर्म अलग नहीं होता, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलिए, जैसे हमने लिखा x+7, क्या लिखा हमने, x प्लस, कितने टर्म हो गए, दो, कितने हो गए, दो। नहीं समझ में आ रहा है? हमने लिखा 5-4y, कितने टर्म हो गए, दो, भैया। हाँ, अगला हमने लिखा a³ -3abc, कितने टर्म हो गए, दो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, बाइनॉमियल, क्या हो जाएंगे, बाइनॉमियल। लेकिन अगर हमने लिख दिया x² + y² + z, तब ये क्या हो जाएगा, ट्राइनॉमियल, क्या हो जाएगा। अब ये बाइनॉमियल नहीं रहा, क्योंकि कितने टर्म आ गए इसमें, तीन टर्म आ गए। टर्म का मतलब समझ में आ रहा है सबको? टर्म कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, बढ़ेगा ही घटेगा क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लस या माइनस लगने से टर्म क्या होता है, बढ़ता है। नहीं समझ में आ रहा है? आपका कहना होगा सर जी माइनस लगने तो घट जाता है, नहीं भाई, यहां माइनस लगा है। हमने आपसे बताया ना कि बीच में प्लस या माइनस लगेगा तो टर्म अलग अलग हो जाएगा। तो एक में कुछ भी नहीं लगेगा, दो में प्लस माइनस कुछ भी लग सकता है, तीन में प्लस माइनस प्लस कुछ भी लग सकता है, कहने का मतलब आपको दिखना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, प्लस और माइनस का केवल कॉन्सेप्ट होगा, दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिएगा। समझ समझ में आ रहा है? कैसे नींद में है? चलिए, अगला लिखा हमने 4x-y प्लस में 5, कितने टर्म है इसमें, तीन टर्म है। समझ में आया? x² + y² x² + y³ प्लस में z, ये क्यूब पढ़ लो इसको, तो कितने टर्म है इसमें, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, ट्राइनॉमियल, क्या हो गया। अगला है a³ + b³ + c³ + 3abc, ये फॉर्मूला है, a³ b³ c³ + 3, सॉरी, a³ + b³ + c³ + 3abc बराबर क्या होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता ये, कहाँ माइनस होता है, बस करो, एक तो तुम्हारा मिल नहीं रहा है, ऊपर से दिमाग और खाली है, छोटा कहीं का, मुंगेसवा का यहाँ सराहना ना मिलने। चलिए भैया, कितने टर्म हो गए मेरे भाई, एक, दो, तीन और चार। ध्यान रखिएगा ये केवल एक टर्म है, हम फिर बता रहे हैं, बहुत गंदा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ये केवल इसलिए पहले हम टर्म ही पढ़ा रहे हैं आपको, सीधे प्लस माइनस पर नहीं लिख, पहले टर्म पढ़ा रहे हैं कि टर्म को ध्यान दो, टर्म होता क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे हमने लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 3abc, कितने टर्म है ये, एक, दो, तीन और चार, ये पूरा एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये, समझ में आ गया? पॉलिनॉमियल, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जैसे पॉलीथीन, जब आप क्लास 11 पढ़िएगा तो वहां आपको समझ में, हाँ हाँ भैया, अरे हंस रहा तुम लोग, क्लास 11 में जब आप पढ़िएगा तो वहां आपको पढ़ा जाएगा पॉली प्लस इथिलीन होता है ये, या एथीन होता है, सॉरी, पॉली प्लस एथीन होता है, जो कि पॉलीथीन बनता है वो, ठीक है ना। तो पॉली में बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजें, समझ में आ रहा है ना? तो मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, तो आगे मोनो लगाए मतलब एक, दो लगाए मतलब बाई, तीन लगाए मतलब ट्राई, चार लगाए मतलब जो भी है आप लोग बोलते रहिए, ठीक है ना, और बहुत सारे लगे मतलब पॉली।
तो होता है पॉलिनोमियल। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म आते हैं। बहुत सारे मतलब समझ रहे हैं? 3 या 4 से ज्यादा। 3 हुआ तो मोनोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 4 हुआ तो, 5 हुआ तो पॉलिनोमियल, 5 हुआ तो सब कुछ छोड़ो। 3 से ज्यादा हो तो पॉलिनोमियल मारो, बात खत्म। 3 से ज्यादा हुआ तो पॉलिनोमियल, बात खत्म। ठीक है ना? अब 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल मारो, बात खत्म कर। ट्राइनोमियल बाद में देखा जाएगा, आप बाद में, लेकिन अभी नहीं। अभी आप जिस क्लास में हो उस क्लास के अकॉर्डिंग लगातार पॉलिनोमियल मारना ठीक नहीं है। 4 तक आप कॉर्डी लेके चलिए, जब 9 पहुंचेगा सीधे सीधे पॉलिनोमियल, बात खत्म। देर ताम जाम नहीं। समझ में आया ना? बॉडी में कितना हड्डी है? पॉलिनोमियल हड्डी। अब तो पता है ना 206 है। किसके में 212 13 तो नहीं किसी में। कहीं बगल से निकली हुई रोशन जैसा, एक आटू यहाँ वहां से। खैर, ये समझ में आ गया? हाँ भैया, हाँ बाबू, आ गया ना समझ में? तो अभी आप देख के बता देंगे कौन सा मोनोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल। चलिए, होमवर्क में क्वेश्चन जाएगा, उसको आप देख के बताइएगा। ठीक है? इसमें दिया गया आइडेंटिफाइड द मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। एक्सप्रेशन से बताना है हमको, आइडेंटिफाई मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और ये राम बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। हाँ, अब आते हैं हम लोग कॉफिशिएंट के ऊपर। किसके आते हैं मेरे भाई? किसको मिटा दें? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कॉफिशिएंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा यार। मार 3 4 तमाशा मुट्ठी को, बतिया कह रही है ओकरा से। मार 3 4 तमाशा मुझवा। एक पैकेट मैगी खिला दो। हर घर मैगी, घर घर मैगी। अच्छा, हमको समझ में नहीं आता, जिस दिन खाने वाला मैगी बनते हुए देख लेगा ना, उस दिन खाएगा कैसे? मैं मैगी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ एक काली सी है, छोटी सी, हेदी चुकी, खुद का मैगी प्रोडक्शन है उसका। चलिए, मैगी खाती है तो फिर अलग तरीके से प्रोडक्शन होता है उसका। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे कॉफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? स्पेलिंग देख ले, सी। स्पेलिंग बताना मेरे कॉफिशिएंट की। ज्यादा आई लगा दिए क्या इसमें? हाँ चलिए ठीक है, कॉफिशिएंट। और ये इतना लंबा स्पेलिंग होता है कॉफिशिएंट का। अच्छा, आज तक कभी कॉफिशिएंट हमें लग रहा है बोर्ड पे कभी पूरा नहीं लिखे हम ना। हाँ, तभी हमको केवल यही तक याद है, ये वाला यही जो याद है, लेकिन इतना लंबा होता है। आपको पता है हमको साइलेंट का स्पेलिंग नहीं आता था। हाँ, SCIELENTS। हाँ, हाँ, SCIELENT। क्या होता है? हाँ, SCIELENT हम लिखे। हम लिखे, अरे सुनो तो, हम लिखे थे। गूगल ने हमको बताया कि ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है? बीचों बीचों में देता रहता है जो सही रहता है, अगर आप कभी टाइप वाइप कीजिए तो। समझ में आया ना? अच्छा, हम देखिए, जैसे मतलब आपको मैसेज करते हैं उसमें लिख देते हैं ओके बाबू, लिख देते हैं ना ऐसे, लिखते हैं ना ओके बाबू। तो यहाँ जो जो अल्फाबेट सीरीज चलती है ना, यहाँ पे, यहाँ बी के ऊपर यहीं एच लिखा होता है, या आसपास में एच लिखा होता है, तो हम कभी कभार ना ये टाइप कर देते हैं, तो फिर से एडिट करते हैं इसको। ना ना ना, हाँ ये नहीं है, ये है। लेकिन यहाँ मार्कर से ठीक कर दिया ना, वहां थोड़ी ठीक कर सकते, वहां पर एडिट करना पड़ता है। ठीक है ना? कई बार ये टाइप हो जाता है हमसे, तो गलती से कभी अगर चला जाए ना ये लिख के, तो समझ जाना सर बाबू ही लिख रहे थे। ठीक है ना? बहू वगैरह नहीं लिख रहे थे वो। हाँ, हम लोग बता दें एक बारी। हाँ भैया, आते कॉफिशिएंट के ऊपर। जैसे हमने कहा मेरे भाई, पहले क्वेश्चन, -12XY। ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5, जितना इंटीजर पढ़े हो सारा इंटीजर कैसा होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। सारा इंटीजर कैसा होता है? सारा फ्रैक्शन कैसा होता है? इंटीजर का फ्रैक्शन। सारा इंटीजर का फ्रैक्शन कैसा होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इंटीजर में -1 -2 -5/2 -11/2 सारे आ जाते हैं। हमने कहा इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताओ। क्या बताओ? तो कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है? जो न्यूमेरिकल, अब ध्यान समझना, न्यूमेरिकल मतलब क्या हो गया? 12। बोलो।
तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अगर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट पूछा गया तो जैसे हमने लिखा -7 xyz, हमने कहा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताओ, क्या बताओ, न्यूमेरिकल, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7, -28 xyz abcd, कईयों सी लिख दी। चलिए, हमने कहा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताओ, क्या बताओ, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, क्या बताओगे, बस बस न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट में नंबर और ढूंढो था, नंबर ढूंढ लिया, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट मिल गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, अब समझना ध्यान से, ये तो न्यूमेरिकल, ये तो इजी था। अब आते हैं जो कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए बोला जाता है, इसी क्वेश्चन में समझते हैं। हमने कहा y का कॉफिशिएंट बताओ, किसका कॉफिशिएंट बताओ, y का। ध्यान रखना, y का कॉफिशिएंट का मतलब उसके, y को छोड़ करके उसके आसपास जितने भी लोग हैं ना, सब क्या है उसके कॉफिशिएंट है, सब क्या है उसके कॉफिशिएंट। पड़ोसी का मतलब केवल बगल वाला ही नहीं होता है, पड़ोसी का मतलब एक घर छोड़ के भी होता है, पड़ोसी का मतलब एक गली छोड़ के भी होता है, एक गली छोड़ के नहीं होता। समझ में आ रहा है, एक गली छोड़ने का मतलब फिर रिश्तेदार हो गया वो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक गली छोड़ने का मतलब प्लस माइनस आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब यहाँ पड़ोसी का मतलब समझिएगा उसके आसपास जितने भी सब क्या हो उसके पड़ोसी हैं। तो एक्स वाई के पड़ोसी कौन कौन है, एक एक्स है और दूसरा -12, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x, क्या हो जाएगा माइनस का 12x। नहीं समझ में आया। हमने कहा जेड का कॉफिशिएंट बताओ, किसका बताओ, जेड का, तो क्या बताओगे, कोई दिक्कत। हमने कहा जेड का कॉफिशिएंट बताओ, क्या बताओ, जेड का, तो ये भी पड़ोसी और ये भी पड़ोसी, तो माइनस का 28 xy abc, नहीं समझ में आया क्या, आ गया, कॉफिशिएंट बता दोगे, मोमोज खाएगी, हाँ ऐसे हर बात पे यस सर बोलते रहा करो, अच्छा लगता है, हर बात पे यस सर, ठीक है ना। तमाचा, अभी क्लास छोड़ के आऊंगा। चलिए मिटाए, मिटा दे भैया, थोड़ा तड़कते भड़कते क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर आते हैं, 17 x² y² z, हमने कहा y² का कॉफिशिएंट बताओ, क्या आ जाएगा, समझ में आया, 12 ab² c² d² z का होल की पावर 4, z की पावर 4, हमने कहा z की पावर 4 का कॉफिशिएंट बताओ, तो 12ab² c² और, समझ में आ गया, -3 xy abcd, हमने कहा ए बी का कॉफिशिएंट बताओ, किसका कॉफिशिएंट बताओ, ए बी, तो माइनस का 3 xy c, तो कॉफिशिएंट एक का भी पूछा जा सकता है और दो का भी पूछा जा सकता है। जैसे हमने लिखा -3 xy z, हमने कहा xyz का कॉफिशिएंट बताओ, क्या आ जाएगा माइनस, समझ में आ गया, आगे चलो मेरे भाई। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है -a² -ax² हमको बोला गया कि ए का कॉफिशिएंट बताओ, किसका कॉफिशिएंट बताओ, ए का, तो आ जाएगा माइनस का x² y², बुझाया, कोई दिक्कत, तो तकलीफ, संकट मोकट, बहुत बढ़िया तैयारी। चलिए इसको मिटा दें, मिटा देना,
अब अगला क्वेश्चन, 3ab प्लस में 3bx प्लस में 3xyz। सबसे पहले क्वेश्चन, टर्म्स ऑफ बी। क्या बताना है? बी के टर्म्स बताने हैं। मतलब किसमें बी आ रहा है, किसमें बी आ रहा है, इसमें आ रहा है। क्या लिखेंगे? 3ab, इसमें भी आ रहा है, क्या लिखेंगे? 3bx। अलग अलग होगा, ये बी के टर्म्स हो गए दो। नहीं समझ में आ रहा क्या? हमने कहा अब बी का कॉफिशिएंट बताओ। क्या बताओ? बी का कॉफिशिएंट। तो क्या आ जाएगा? 3ac और 3x। समझ में आया? एक आध क्वेश्चन ऐसा और करें। जैसे हमने लिखा 168 प्लस में वाई जेड प्लस में एक्स। ठीक है ना? हमने कहा इसमें एक्स का टर्म बताओ, सॉरी जेड एक्स है ये जेड एक्स है। हमने कहा इसमें एक्स का टर्म बताओ, कौन सा है? लास्ट वाला। बाकी दोनों में एक्स तो है नहीं, तो ये एक्स के टर्म्स तो नहीं हुए। नहीं समझ में आ रहा क्या? हमने कहा इसका कॉफिशिएंट बताओ, किसका? एक्स का। तो क्या हो जाएगा? जेड। समझ में आया? कर लोगे मेरे भाई? अगला हमने लिखा 5y² प्लस में 7x माइनस 3xy²। हमने इसमें कहा कि y² के टर्म बताओ, तो कौन कौन सा है? एक ये वाला और दूसरा यही दोनों तो होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5y² और यहाँ सॉरी -3xy²। अगला क्वेश्चन, हमने कहा y² का कॉफिशिएंट बताओ। क्या बताओ? y² का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 और यहाँ पे -3। नहीं समझ में आ रहा क्या? कॉफिशिएंट समझ में आ रहा सबको? टर्म सबको समझ में आ गया? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया मत पूछो कितना बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, अब एक वर्ड है जिसका नाम है कांस्टेंट। क्या नाम है? बहुत ध्यान समझिएगा इस वर्ड को। अलजेब्रा में ये वर्ड यूज होता है, ठीक है ना? बाकी लैंग्वेज में इंटीजर या फिर इंटीजर का फ्रैक्शन, ये वर्ड यूज होता है। इंटीजर या फिर इंटीजर का फ्रैक्शन, बाकी जगह ये वर्ड यूज होता है। अलजेब्रा में इस वर्ड को हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कांस्टेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कांस्टेंट होता कौन चीज है। कांस्टेंट मतलब इंटीजर या फिर फ्रैक्शन, इंटीजर का फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया? होगा समझ में नहीं है खंभी को। चलिए समझाते हैं। अभी मिटाए इसको, मिटा दे इसको, देख लो। चलिए एक छोटा सा टर्म समझिएगा, ठीक है ना, जिसका नाम है कांस्टेंट। क्या नाम है मेरे भाई? कांस्टेंट का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। कैसी वैल्यू? लेकिन ये अकेले होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अकेले। अगर ये अकेले है तो ही कांस्टेंट है, इसके साथ कोई चिपका हुआ है तो ये कांस्टेंट नहीं है। चिपका कौन होगा? अलजेब्रा। कौन चिपका होगा? अलजेब्रा ना आपको समझ में आना चाहिए, लौकी है, सॉरी आलू है, आलू। अलजेब्रा कौन है? आलू है। कौन सब्जेक्ट साथ डाल दो इसको। समझ में आ रहा है ना? अलजेब्रा आलू है, कौन सब्जेक्ट साथ एडजस्ट हो जाता है ये। घिया बना रहे हो, आलू डाल दो। भिंडी बना रहे हो, आलू डाल दो। दाल चावल बना रहे हो, आलू डाल दो। हाँ, दाल में कभी आलू डाला आप लोगों ने? किसी घर में अगर बना हो ऐसा? नहीं बना? हाँ, बिहार का जो होगा उसके यहाँ कंफर्म बना होगा, यूपी बिहार से जो होगा कंफर्म। मम्मी, हाँ हाँ, मम्मी बना दी होंगी। होता ही ऐसे है।
कुकर में दाल डाली जाती है, आलू छील के 3 आलू डाल दिए, उसमें छोटा सा टमाटर डाल दिए, ठीक है ना, सीटी आ गए, आलू और टमाटर निकाल लिए, बाद में उसका चोखा बना दिए। धनिया थोड़ी बार डालिए मिट्टी। बाबू वो तड़का लगता है जो आप बता रही हो, तड़का वाला नहीं बता रहे हम। इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम किसी किसी सुना इसमें, इलाहाबाद या प्रयागराज? नहीं सुना, इलाहाबाद या प्रयागराज यूपी का, हाँ। दाल भात चोखा वहां का सबसे मतलब फेमस डिश है बच्चों की, उसको स्टूडेंट डिश बोला जाता है इलाहाबाद में, दाल भात चोखा। ठीक है ना, दाल भात चोखा, भात मतलब होता है चावल, भात मतलब चावल, जानते हैं आप लोग? यही सब तो जानते हैं, दाल भात चोखा, ठीक है ना। तो ये डिश होती है वहां की, दोपहर में लड़का यही खाता, चौड़िया 4 घंटा, उसके बाद सोता है, एक कुकर दावल, एक कुकर चावल, वहीं सीखे दाल चावल। अभी लोग खाया कीजिए, अच्छा होता है दाल चावल ना, वही खा के दिन भर सोते रहते हो चुट्टा। बताओ, यहाँ हम अकेलेपन में पड़ गए। आइए भैया, कॉन्स्टेंट अब समझते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए हमने लिखा 3x + 11, 5y + 3z + 7, -9x -3y प्लस में 8, माइनस में 11x माइनस में 11y प्लस में 11z, 22x माइनस में 7y प्लस में 33, ABC। ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है उसके साथ ABC XYZ कोई भी ना चिपका हो। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें ऐसा कोई टर्म है, 11, क्या है ये, 11। तो 11 क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट टर्म। कैसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म। 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या है, 7। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, क्या है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसके साथ XYZ। अब आपको लग रहा हो सर जी 11, ना 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 ना, 11 कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म का मतलब उसके साथ कुछ लगा नहीं होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए। सिंगल रहोगे तो ही कांस्टेंट रहोगे ना। चंडीगढ़, आइए, इसमें भैया कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक अलग से टर्म लगाओ जिसके साथ कोई XYZ ना जुड़ा हो। समझ में आया, कोई दिक्कत मेरे भाई, दुख तकलीफ, संकट वंकट? चलिए, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं, और जो मैं बोला हूं इसको कंठस्थ कर लेना, क्योंकि अब मैं इन्हीं वर्डों का आने वाले टाइम में यूज करूंगा। कांस्टेंट टर्म, इसमें कंफ्यूज होगा कंठस्थ मतलब कौन चीज होता है, यही दोनों सोच के हाथ रहे। कंठस्थ मतलब इन से उसको अपने जद्दोजहन में बैठा लेना। अब जद्दोजहन क्या होता है, लो, हाँ, दिमाग, दिमाग से दिमाग, दिमाग दिमाग, जो छोटी हाइट की वजह से भगवान डालने को भूल गया। किडनी विडनी नहीं है, छोटे छोटे बटन बराबर। खैर, जिसकी जरूरत थी भगवान वही सस्पेंस क्रिएट कर दिए। खैर, आज हम लोग पढ़ा मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल और क्वाड्रिनॉमियल और पॉलिनॉमियल। ये समझ में आ गया। एक टर्म मोनो, 2 टर्म बाई, 3 टर्म ट्राई, 4 टर्म क्वाड्री, और बहुत सारे टर्म्स पॉली। नॉमिनोमियल लगाते रहिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉफिशिएंट। क्या पढ़ा, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट 2 टाइप का, एक न्यूमेरिक वैल्यू वाला, एक अल्जेब्रिक वाला। तो न्यूमेरिक वैल्यू वाला मतलब जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई, अब जैसे मान लीजिए इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हुई है, तो इसका न्यूमेरिक कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -11, इसका +11, इसका केवल 11। खैर, ये बात का टॉपिक है, अभी ज्यादा टेंशन मत आइएगा। समझ में आ गया ना, न्यूमेरिक। और दूसरा अल्जेब्रिक वाला, अल्जेब्रिक वाले में हमने मतलब दे दिया, ये अलजेब्रा मतलब ये XYZ, उसमें कुछ भी पकड़ लिया, आसपास का बताओ क्या है, क्या है आसपास का, बाहुबली, कौन है आसपास में कॉफिशिएंट, कबूतर और कटप्पा। हाँ, उसका नाम नहीं जानते क्या, जानते हैं, यही सब तो जानते हैं आप लोग, उसका नाम कबूतर है।
ना कबूतर है, लेकिन तुम तो फीमेल है, कबूतरी होगा। कबूतर कबूतरी ऐसा होता है। पीजन पीजन्स। हाँ, पीजन होता है ना एक, पीजन बोलते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो अगर फीमेल वर्जन क्या होता है, फीमेल पीजन। दोनों को पीजन कहते हैं, पता कैसे चलेगा कौन फीमेल है कौन मेल है? हिंदी से। अच्छा अच्छा। अंग्रेजी वाला कमजोर था, तो नहीं करता था, इसलिए खैर, समझ में आ गया ना कॉफिशिएंट न्यूमेरिक वैल्यू वाला। उसके बाद क्या पढ़ा? कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है ना, कांस्टेंट। अगर सिंगल लगा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म्स है, अगर नहीं लगा हुआ तो कांस्टेंट टर्म्स नहीं है। ठीक है ना? इतना कर लीजिएगा, होमवर्क वगैरह चला जाएगा आपके पास। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।